नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। पीएम मोदी अब राहुल के दबाव में आते ही जा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज पीएम मोदी वायनाड पहुंचे हुए हैं। आप जानते हैं कि वायनाड में पिछले दिनों जो लैंडस्लाइड हुई, जिसमें कम से कम 400 लोगों के मारे जाने की खबर है और 150 अभी भी लापता हैं। राहुल गांधी इसे लेकर अब बार बार उन्होंने संसद में भी ये मांग उठाई थी कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। और इसके अलावा राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ वायनाड पहुंचे थे, 2 दिन वहां रहे और वहां उन्होंने खुद जमीनी स्थिति का जायजा लिया था और वहां पर जिस तरीके की तबाही हुई है, जो आपदा आई है, उसको देखकर राहुल बहुत द्रवित भी हुए थे और उन्होंने केंद्र सरकार से हर संभव सहायता मुहैया कराने का उन्होंने मांग भी की थी। पीएम मोदी ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन कल शाम जब अचानक ये खबर आई कि पीएम मोदी आज वायनाड पहुंच सकते हैं, तो इसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके उनको फौरन शुक्रिया कहा और साथ ही ये भी लिखा कि अगर पीएम मोदी खुद अपने आंखों से ये सब देखेंगे कि वहां किस तरह की तबाही हुई है, तब शायद वो इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। मामला केवल इतना नहीं है कि वायनाड में जो कुछ हुआ उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है या नहीं। मामला ये है कि पीएम मोदी आखिर राहुल के दबाव में उस जगह पर पहुंचे जहां लोग उनके आने की उम्मीद कर रहे थे, जहां लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री को खुद आकर हमारी पीड़ा देखनी चाहिए। यही उम्मीद मणिपुर के लोग भी करते हैं, लद्दाख के लोग भी करते हैं। हालांकि मोदी वहां नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, उनकी राजनीतिक मजबूरियां क्या हैं, ये अब समझ में आ रहा है। बहरहाल आज जिस तरह से मोदी पहुंचे, आप ये जिस समय स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये हवाई सर्वे कर रहे हैं मोदी और इसके साथ ही आज उन्होंने अब हवाई सर्वे उनका हो चुका है। वो प्रभावितों के बीच पहुंचे, वहां पर जो लोग कैंप्स में रह रहे हैं उनके बीच पहुंचे, अस्पताल गए मोदी। ये सारी चीजें वो खुद देख रहे हैं, लोगों की पीड़ा को अपने सामने महसूस कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको जाना भी चाहिए। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री इस तरह से पहुंचते नहीं थे। जहां उनको लगता था कि राजनीतिक लाभ मिलेगा, वहां वो पहुंचते थे, लेकिन बाकी जगहों पर जाने से वो बचते रहे हैं। आपको याद होगा कि जब गुजरात चुनाव के वक्त मोरबी पुल का हादसा हुआ था, उस समय भी मोदी ने एक दिन बाद वो वहां गए, जबकि जिस वक्त ये हादसा हुआ मोदी गुजरात में थे, किसी दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त थे। तो इससे पता चलता है कि उनकी संवेदनशीलता का स्तर क्या है। बहरहाल आज पीएम मोदी केरल पहुंचे, वायनाड गए, वहां उन्होंने जो लैंडस्लाइड से प्रभावित चूरलमाला, मुंडकई और पुंचरीपट्टम गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया। 30 जुलाई को जहां से तबाही शुरू हुई थी उस जगह को भी देखा और इरुवा जिंजी पूजा नदी जहां से शुरू हुई और जहां से पूरा जो पहाड़ों का और भूमि का स्खलन शुरू हुआ, जिससे गांव के गांव बह गए और 400 लोगों पर की मौत हो गई अचानक। इन सब चीजों को अब मोदी खुद सामने देख रहे हैं और ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आखिर मोदी जो है राहुल के दबाव में आ गए हैं। मोदी के इस दौरे पर राहुल ने कल एक ट्वीट किया। जैसे ही खबर आई कि मोदी जाने वाले हैं, राहुल ने फौरन एक ट्वीट किया। क्या है वो ट्वीट, ये देख लेते हैं। राहुल लिखते हैं, थैंक यू मोदी जी फॉर विजिटिंग वायनाड टू पर्सनली टेक स्टॉक ऑफ द टेरिबल ट्रेजेडी। दिस इज अ गुड डिसीजन। आई एम कॉन्फिडेंट दैट वंस द प्राइम मिनिस्टर सीज द एक्सटेंट ऑफ द डिवास्टेशन फर्स्ट हैंड, ही विल डिक्लेयर इट अ नेशनल डिजास्टर। यहाँ पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब वो खुद देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे कि किस किस्म की तबाही वायनाड झेल रहा है, उसके बाद वो खुद इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। अब यहाँ फंसाने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने पहले ही मांग की है। अब अगर मोदी राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हैं वायनाड के जो हालात हैं उसको देखकर, तो ये माना जाएगा कि ये राहुल की बड़ी जीत है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तब भी विपक्ष सवाल तो उठाएगा कि आखिर ऐसा करने में आपको क्या तकलीफ है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त जब अभी मानसून सत्र चल रहा था, उसी दौरान संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था। आधिकारिक तौर पर ये बात दर्ज है। क्या कहा था राहुल ने संसद में, इसको सुन लेते हैं। Speaker sir, I visited Wayanad with my sister some days back and I saw with my own eyes the devastation, the pain and suffering that resulted from this tragedy. Almost 2 kilometers of the hill had just collapsed and almost a river of stones, river of mud had come down and more than 200 are dead and eventual casualty is going to be 400 plus is what it seems. I'd like to commend the work of the union and state government, of NDRF and SDRF, of the Army, Navy and Coast Guard, District
district administration, forest department, fire and rescue, health personnel, and assistance also from the states Karnataka and Tamil Nadu, Telangana. Landslide has cut vital roads and has made it nearly impossible for rescue teams to reach the far reaches. This is, I think, a huge tragedy, sir, and it's a very concentrated tragedy located in one very specific area. So I would urge the Union government to support a comprehensive rehabilitation package for Wayanad, including for building disaster resilient infrastructure and to help the affected communities. I would also like to urge the Union government to enhance the compensation that people are getting. And finally, I would also like to urge the government to declare the Wayanad landslides as a national disaster. It was very, very sad to see here that in a number of cases, only one member of a family is remaining. So it was a real tragedy to see that. And I'd like to also thank the entire House for the support that everybody has given to the राहुल गांधी ने यहाँ पर साफ साफ अपनी मांगे संसद में रखी कि सरकार को इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए। जो मुआवजा है जिनका नुकसान हुआ है उस मुआवजे की राशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए। राहुल गांधी लगातार पीड़ितों के बीच पहुंचते रहे हैं, इसलिए उनके इस बात पर आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि आजकल नेता इस तरह से जहां पर आपदा है वहां पर तुरंत पहुंचते हुए नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन राहुल गांधी इस काम को अब संभव करके दिखा रहे हैं। मगर अब सवाल उठ रहा है कि पीएम मोदी ने वायनाड जाने का फैसला क्यों लिया? क्या ये राहुल के दबाव में लिया है? इतने दिन हो गए थे वायनाड की आपदा को, पीएम मोदी ने अभी जाने का फैसला क्यों लिया? क्या कुछ है इन सब के पीछे राजनीति, या मोदी आ गए हैं राहुल के दबाव में? इसी पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक पासपोर्ट जी। दीपक जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अभी आपने राहुल गांधी की बात सुनी, संसद में जो उन्होंने कहा था, उन्होंने पूरे सदन को इस पर धन्यवाद दिया था। इसका मतलब वो कोई राजनीति नहीं कर रहे, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को दोनों को एक साथ लेकर उन्होंने संबोधित किया कि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। लेकिन आपको याद होगा दीपक जी, राहुल गांधी के वायनाड दौरे से पहले और बाद में बीजेपी ने लगातार राजनीति की, बल्कि अमित शाह ने तो यहाँ तक भी आरोप लगा दिया था केरल सरकार पर कि हमने तो पहले ही आपदा घोषित बता दिया था कि वहां पर ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन सरकार नहीं समझी। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ऐसी आपदा हिमाचल में भी आई, ऐसे ही आपदा उत्तराखंड में भी आई। हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। तो जाहिर है मौसम की इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं का इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, मगर बीजेपी इस पर भी राजनीति कर रही थी। अब लेकिन क्या लग रहा है, मोदी इस तरह से आज पहुंचे हैं वायनाड राहुल गांधी के दौरे के कई दिन बाद। मेरा ख्याल है 2 या 3 या 1 या 2 तारीख को राहुल गांधी वायनाड में 2 दिन थे वो वहां अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ, और वो तो उन जगहों पर गए थे। हमने देखी है वो तस्वीरें कि राहुल गांधी किस तरह से जहां लैंडस्लाइड हुई और वो कैसे सबके साथ खड़े हुए हैं, और बिल्कुल उन्होंने वो घटना स्थल तक पहुंच गए थे। पीएम मोदी अभी हवाई दौरा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, मोदी क्या अब ये संदेश देने में कामयाब हो पाएंगे कि हाँ मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ, या मोदी का ये आज का जो जेस्चर है, आज जो उनको केरल जाना पड़ा, ये जो केरल में उपचुनाव होंगे जब भी होंगे उसकी वजह से है, या ये राहुल के दबाव की वजह से? क्या लगता है? देखिए, इसमें अब बहुत सारी चीजें तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें समय का बड़ा महत्व होता है। सौरमित्रा जी, याद कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 26 जुलाई की घटना है जब जिस दिन ये ट्रेजेडी हुई थी, और कहा इसमें दावा शायद 26 जुलाई की ही बात है ये, या उसके आसपास जी। तो जी हाँ, उसके बाद तो उसके बाद हुआ ये था कि देखिए, तुरंत जो है वो जाने की स्थिति में इसलिए नहीं थे राहुल गांधी, या कोई भी नहीं जा सकता था वहां पर एग्जैक्ट जो लोकेशन है, क्योंकि उसका कारण मुख्य रूप से था कि वो अप्रोचेबल थी ही नहीं वो जगह। वहां पे इतना ज्यादा मड था, इतनी ज्यादा कीचड़ ऊपर से बह के आ गया था, गांव के गांव पूरे के पूरे दब गए थे। तो वहां पर जाना जो है वो कोई एक बहुत अच्छा निर्णय किसी के लिए भी नहीं कहा जा सकता था। और उस समय संसद भी चल रही थी, लेकिन संसद में बात तुरंत ध्यान में आ गई थी। लेकिन उसमें अमित शाह जी ने जो बयान दिया था, देखिए मूल रूप से अप्रोच का फर्क है कि किस प्रकार से आप किसी चीज को कैसे डील करते हैं। अमित शाह का यह कहना था कि हमने पहले ही सूचित कर दिया, लेकिन राज्य सरकार ने ये उसमें जोड़ा है, केरल सरकार ने, कि ये जो सूचना मिली केंद्र से ये 26 जुलाई के ही आसपास मिली, लगभग उसी दिन मिली। मतलब ऐसा नहीं कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले अगर बता दिया जाए तो ठीक है, बाकी हम ये मानते हैं कि मौसम एक ऐसी चीज है कि अचानक कई बार हो जाता है। आप उत्तराखंड में देखिए या हिमाचल में देखिए कि कई बार क्लाउड बर्स्ट हम जिसको कहते हैं, बादल फट जाते हैं, अचानक लैंडस्लाइड्स हो जाता है। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसमें हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की
आप ये कहने की बजाय कि भाई हमने आपको पहले बता दिया था, केरल सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया, ये गलत बात है। आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही त्वरित तरीके से होना चाहिए था, उसी समय एक्शन लिया जाना चाहिए केंद्र सरकार की भी ओर से। इसमें बहुत सारी जो रेस्क्यू टीम्स हैं और जो बहुत सारा वहां काम कर रही है, वो सारी की सारी केंद्र के अंतर्गत काम करती हैं, खासकर जैसे जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो कमेटी है वगैरह, तो ये इन लोगों ये जो होती हैं ये केंद्र सरकार के अंतर्गत होती है। राज्य सरकार के पास हमेशा बहुत ही सीमित संसाधन होते हैं, बहुत बड़ी आपदाओं को वो कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए आर्मी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आर्मी जो है वो एक कहीं ज्यादा उसके पास बेहतर ट्रेनिंग होती है, उसके पास ज्यादा अच्छा स्किल होता है, रातों रात वो ब्रिजेस खड़े कर सकते हैं, खतरे उठाकर लोगों को बचा सकते हैं, तो वो उतर गई। लेकिन इसमें मैं आपको एक ही चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा कि कल ही जो है वहां से आर्मी की वापसी हुई है। आर्मी का पूरा वायनाड के लोगों ने धन्यवाद दिया, तालियां बजाकर उन्हें धन्यवाद किया, और आर्मी जो है वहां से अपना काम पूरा करके वो वहां के मतलब क्लियरेंस दे के वहां से निकल चुकी है। क्या ही अच्छा होता कि आर्मी के रहते रहते जो है मोदी साहब वहां पहुंचते। भाई संसद खत्म हो गए तो थोड़ा समय हो ही चुका है, कल का दिन तो उनके पास था और ये बहुत महत्वपूर्ण था वायनाड में पहुंच के लोगों को धीरज बंधाना। हम मानते हैं कि वहां पर आपकी सरकार नहीं है, हम ये भी मानते हैं कि वायनाड में न तो आपका अपना प्रतिनिधि था और न ही आने वाले समय में जो उपचुनाव होगा वहां भी आपके उम्मीदवार के जीतने की संभावना बहुत कम है। लेकिन वायनाड भी अंततः जो है वो हिस्सा है आपके, इसी देश का ही हिस्सा है वो, और बहुत महत्वपूर्ण जगह है। वायनाड जो है पर्यटन के हिसाब से एक बहुत लाजवाब जिला माना जाता है, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। और आप याद कीजिए कि ये वही केरल स्टेट्स है जिसके बारे में एक बार मोदी साहब ने तो ये कह दिया था कि वहां की जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं सोमालिया से भी बहुत खराब है, जबकि स्वास्थ्य के मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे रेटिंग मिली थी। कोरोना का जो प्रबंधन था उसमें केरल को वन ऑफ द बेस्ट कहा गया था, और भारत में तो बहुत ही बेहतर उसका ये था। वहां के एक स्वास्थ्य मंत्री जो थी उनके कामों को लेकर बाहर के विदेशों में भी अखबारों में छपा, लेकिन उसका कभी एप्रिसिएशन नहीं हुआ। एक बार और घटना मैं बता दूं कि ये 2015 की बात है, दिसंबर में, जिस समय चेन्नई में भी बहुत भारी बरसात हुई थी। उस बरसात के बाद जब मोदी जी ने हवाई सर्वे किया था और उसके बाद जो फोटो छापी गई थी, वो फोटो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भेजा था, जो केंद्र सरकार का जो प्रसारण की जो एजेंसी है, पीआईबी ने जो भेजा, उसमें फोटोशॉप जो है वो तस्वीरें लगाई गई थी। उसमें जो खिड़की जो खाली थी हवाई जहाज की, उसकी जगह पर बस्तियां दिखा गई थी। वो एक बहुत ही शर्मनाक बात थी और इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी पीआईबी को, और अपने वेबसाइट से वो सारी की सारी तस्वीरें उसे हटानी पड़ी थी। मेरा यह कहना यह है कि आपदाएं होती हैं, आप उसको बहुत स्वाभाविक तरीके से लीजिए। प्राकृतिक आपदाएं किसी की भी असफलता की बात नहीं कहती, इसके कारण कोई मोदी सरकार जो है वो नाकाम हो गई, हम ऐसा कतई नहीं कहेंगे, और जो कहता है वो गलती करता है। सवाल यह है कि इसके बाद आपका रुख क्या होता है, आपकी अप्रोच क्या होती है। आप याद कीजिए जिस समय राहुल गांधी इसको सारा कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, उसके बाद संसद में उन्होंने अपनी बात कही, उसके पहले तक उन्होंने नहीं बोला था। लेकिन वहीं पर जो तेजस्वी सूर्या जो सांसद हैं कर्नाटक के, उन्होंने सबसे पहले उस पर राजनीति शुरू कर दी, ये कह के कि वायनाड जो है वहां पे राहुल गांधी क्यों नहीं गए। वो एक तरह से तंज कसना चाहते थे कि चूंकि आपने वो सीट छोड़ दी है तो इसलिए आप जो है वहां पर नहीं जा रहे हैं। जबकि ये भी है कि संभवतः और लगभग तय है कि प्रियंका गांधी ही वहां से उपचुनाव हो सकता है कि लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो लेकिन राहुल गांधी इन चीजों को कैलकुलेट करके कभी भी नहीं जाते कि कहां पर उन्हें राजनीतिक सफलता मिलेगी, राजनीतिक असफलता मिलेगी। और कायदे से ये जो विषय है वो राजनीति का है भी नहीं, इसमें लीड करनी चाहिए थी मोदी साहब को। हमने पुराने समय में ये भी देखा है कि कई जगह ऐसी भी बातें होती हैं कि कोई बड़ी आपदा आए या कहीं पे कुछ बड़ी बात हो जाए तो वहां पे अक्सर जो प्रधानमंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन को भी लेके जाता है। ये बहुत अच्छा रहता है। कुछ दिनों के पहले अगर मोदी जाते हैं साथ में, मोदी इसको राहुल गांधी को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि वहां पर राहुल गांधी का ही वो लोकसभा का क्षेत्र है। तो अब ठीक है कि फिलहाल वहां पर कोई नहीं है क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उपचुनाव अभी हुआ नहीं है, लेकिन एक तरह से उनका वहां पर नैतिक उपस्थिति तो है ही। उन्होंने वहां पे 5 साल सांसद के रूप में बिताए हैं। इन चीजों को अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये जो है बहुत गलत बात है। इसमें देखिए एक और डेवलपमेंट ये हुआ है क्योंकि कर्नाटक सरकार ने जो है इसका उल्लेख किया राहुल गांधी ने वैसे, लेकिन कर्नाटक सरकार ने वहां पर 100 मकान जो है वो बनाकर देने का भी वादा किया है। ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है। वो इसलिए नहीं कि
वो कोई इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या आपके सहयोगी दल का है या आपके अपने दल की वहां सरकार है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मानवीय, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं कि आपको मानवीय स्तर पर उनसे डील करना होता है। और पूरे देश का केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो नहीं करता कोई भी प्रधानमंत्री उस देश के मानवीय मूल्यों का भी सबसे बड़ा कस्टोडियन होता है, वो प्रतिनिधि होता है, और उसे बताना पड़ता है देश और दुनिया को कि देखिए ऐसे आपातकालीन स्थिति में, प्राकृतिक आपदाओं में पूरा का पूरा देश खड़ा है और मैं प्रधानमंत्री के रूप में इन सारी चीजों की देखरेख करता हूं। 26 जुलाई के बाद अब आप हिसाब लगा लीजिए कि कितने दिन हो गए हैं। इतने दिनों के बाद अगर आप जाते हैं तो आपको ठीक है 2-3 दिन आप नहीं गए, कोई बात नहीं, समझ में आता है, लेकिन यह काफी विलंब से है। फिर भी चलिए हम फिर भी इसके बाद भी हमें तारीफ करते हैं और राहुल गांधी ने भी तारीफ की है कि कम से कम मोदी जी वहां गए हैं। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि आप वहां के की जो तकलीफें हैं लोगों की, उसको दूर करने के लिए कितने शीघ्र आप उपाय करते हैं, ये देखने वाली बात होती है। अगर ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में कोई भी राजनीति होती है तो इससे दुर्भाग्यजनक बात जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकती। और अंतिम बात जो मैं कहूंगा इस राउंड में कि इसे जो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कही है, तो बहुत लोगों के दिमाग में आ सकता है कि भाई राष्ट्रीय आपदा कैसे हो सकती है, ये तो एक ही जिले में है या एक छोटे से राज्य में है। तो राष्ट्रीय आपदा का मतलब होता है कि उसका स्वरूप अपने आप में इतना विकट होता है, इतना बड़ा होता है कि उसका स्तर जो है उससे बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। होता यह है कि केवल रेस्क्यू करके या वहां पर वापस मकान बना के ये टीम नहीं चली जाती, ये पूरे उपाय बताती है कि किस प्रकार से हम आने वाले समय में इन आपदाओं को रोक सकते हैं, क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। ये समितियां जो है वो सिफारिश भी करती हैं जो पूरे देश के लिए उपयोगी होती हैं, क्योंकि ऐसे वायनाड में जो घटना हुई है देश के और हिस्सों में भी होती रहती है और हो भी सकती है। तो इसलिए राष्ट्रीय आपदा घोषित करना बहुत ही जिसे हम कहते हैं कि उपयोगी कदम होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री वहां खुद जाके देख चुके हैं अपनी आंखों से कि कैसे वहां तबाही हुई है, तो निश्चित रूप से कोई सकारात्मक कदम उठाएंगे, हम इसकी उम्मीद ही कर सकते हैं। सौमित्रा जी। जी बिल्कुल, मोदी जी से उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं क्योंकि फिलहाल प्रधानमंत्री तो वही हैं और प्रधानमंत्री होने के नाते देश की जनता अगर ये सोचती है कि उसके दुख दर्द में मोदी खुद आकर शामिल होंगे तो ये कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इनके जो अभी ये 11वां साल चल रहा है और 10 सालों का कार्यकाल यही बताता है कि मोदी उन जगहों पर कभी नहीं पहुंचते हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, या अगर पहुंचते भी हैं तो देर से पहुंचते हैं। वायनाड में भी मोदी देर से ही पहुंचे हैं क्योंकि राहुल गांधी पिछले हफ्ते ही वहां थे अपनी बहन के साथ और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं राहुल गांधी यहाँ पर किस तरह से वो रेनकोट पहनकर, और जब वहां पर बचाव कार्य चल रहा था उसी बीच राहुल गांधी पहुंचे थे। और तेजस्वी सूर्या का जिक्र आपने किया दीपक जी, तो मेरा ख्याल है तेजस्वी सूर्या ने ये बात कही थी क्योंकि राहुल गांधी एक दिन पहले जब जाने वाले थे फिर उन्होंने ये कहा कि हमारे चॉपर को आने की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि मौसम खराब है, तो अब हम लोग एक दिन बाद जाएंगे। तब तेजस्वी सूर्या ने शायद ये तंज कसा था या कोई और बीजेपी सांसद थे, मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, ये कहा था कि हम सड़क मार्ग से आपको बता देते हैं, आप मैसूर चले जाइए, वहां से आप चले जाएंगे तब भी उतना ही पड़ेगा। ये रास्ता वो राहुल गांधी को दिखा रहे थे। सवाल यही है कि यही रास्ता मोदी जी को कभी कोई दिखाता क्यों नहीं है। और कल जो मोदी ने ये जाने का फैसला लिया और आज जब मोदी पहुंच गए हैं तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर उनको ये सलाह किसने दी, या खुद मोदी ये महसूस कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी इसी तरह से लोगों के बीच पहुंचते रहे, राहुल गांधी अगर इसी तरह से पीड़ितों के बीच जाते रहे और मैं नहीं जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं फिर जो राहुल बनाम मोदी का एक जो नैरेटिव मीडिया ने सेट कर लिया है उसमें राहुल गांधी अब कहीं बहुत आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अब राहुल गांधी की पॉलिटिक्स भी ऐसी है कि वो बेहद सहजता से सबसे मिलते हैं। संसद के भी दृश्य हम देखते हैं जहां कभी मछुआरों का दल उनसे मिलने आ रहा है, राइट टू फूड वाले लोग जो उनसे मिलने आ रहे हैं, ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं वो भी राहुल गांधी से मिल रहे हैं। अगर ये सारे लोग राहुल गांधी से मिल रहे हैं तो एक ये संदेश जा रहा है कि इस देश की जनता राहुल गांधी को कहीं ज्यादा गंभीरता से अब लेने लगी है मोदी जी के मुकाबले, क्योंकि मोदी जी इस तरह से मिलते हुए नहीं दिखाई देते हैं। विनेश फोगाट मामले में भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरह मोदी जी ने देरी कर दी थी। अभी भी मोदी जो पहुंचे हैं तो सवाल यही उठता है कि देर से आए लेकिन क्या दुरुस्त आए, यानी ये बीजेपी के लिए ये बात सही साबित होगी या नहीं होगी, या इसमें बीजेपी फंस जाएगी। और एक और चीज ये है कि राहुल गांधी जब वहां पहुंचे भी थे वायनाड और आने के बाद भी वो लगातार वहां के लोगों पर और वहां के राहत कार्यों पर नजर रख रहे थे। अभी उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें एक वाकया हुआ था कि
अंदर गुफा में एक परिवार के 4 लोग फंसे हुए थे, उसमें छोटे बच्चे भी थे, और किस तरह से फॉरेस्ट रेंजर्स जो हैं वो अपनी जान पर खेलकर अंदर गए। खड़ी खड़ी चट्टाने हैं और फिसलन भरी, लेकिन उसमें से होकर वो गए। और वो जो तस्वीरें आई थी, उन तस्वीरों को दिखाते हुए राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था। क्या है वो ट्वीट, ये देख लेते हैं। राहुल गांधी लिखते हैं, आई एक्सटेंड माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू द कल्पेट्टा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स who risked their lives traversing through difficult terrain amidst heavy downpour, undertaking a tireless 8-hour operation to successfully rescue a family in distress. I also wholeheartedly thank the Army personnel, NDRF, SDRF, District Administration in Wayanad, Panchayat members, workers across party lines, and every generous volunteer who have been continuously helping in rescue, relief, and rehabilitation efforts in these tough times. Your selfless service, commitment, and unity will help us overcome this crisis and emerge stronger. ये राहुल गांधी का ट्वीट है। इसके साथ उन्होंने एक तस्वीर लगाई थी जिसमें जो बच्चा जो है छोटा सा, वो फॉरेस्ट रेंजर से बिल्कुल चिपका हुआ है, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है। 4 दिन से बिना कुछ खाए पिए वो बच्चा अपने परिवार के साथ वहां फंसा था। ऐसी और भी मार्मिक तस्वीरें जो हैं दीपक जी, ये आती रही हैं वायनाड से। सवाल ये था कि मोदी जी को अभी तक क्या ये तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही थी? क्या मोदी जी को अपनी ओर से इन राहत कार्यों पर वो नजर रख भी रहे होंगे? तो उनका ऐसा कुछ पब्लिकली, क्योंकि मैं उनका ट्विटर की उनकी टाइमलाइन भी देख रही थी जिसमें उन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए, लेकिन वायनाड को लेकर ऐसा कोई ट्वीट मुझे कम से कम अभी पिछले 4-5 दिनों का मुझे नहीं दिखा। आज भी जब वो गए हैं तो इसकी सूचना उन्होंने नहीं दी। वो शेर बचाने और बाकी सब पर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन वायनाड को लेकर नहीं किया। और जबकि हमने देखा राहुल और प्रियंका किस तरह वहां पर लोगों के बीच जाकर मिले थे। आज जयराम रमेश ने मोदी के इस दौरे पर कुछ एक बयान दिया है। क्या है वो बयान, उसको सुन लेते हैं दीपक जी, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपदा लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें 300 से भी अधिक लोग का देहांत हुआ है, मारे गए हैं। उसको लेकर हमारी मांग थी, राहुल जी की मांग थी कि इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और आज प्रधानमंत्री वायनाड गए हैं, अच्छा है वो गए हैं, वायनाड गए हैं। मणिपुर भी जाएंगे तो अच्छा होगा। 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर भी जाएं, सभी जगह जाएं, यूक्रेन जाएं, रूस जाएं। वायनाड जाना जरूरी है और मणिपुर में भी जाना जरूरी है। आज दार्जिलिंग का एक डेलीगेशन आया मुझसे मिलने और कहा 10 साल हो गए प्रधानमंत्री दार्जिलिंग ही नहीं आए। तो कई लोग, सब लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए हमारे। और एक जो नॉन बायोलॉजिकल है प्रधानमंत्री, सब लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तंज है दीपक जी, फिर से जयराम रमेश अभी लगातार प्रधानमंत्री के लिए जब भी वो संबोधित करते हैं तो पहले वो नॉन बायोलॉजिकल लगा देते हैं। उनकी अपनी राजनीति है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वायनाड तो चले गए मोदी, क्या मणिपुर भी जाएंगे? या जैसा कह रहे थे कि 10 सालों से दार्जिलिंग नहीं गए, जबकि पश्चिम बंगाल भी वो गए। संदेश खाली की जब घटना हुई थी उसके फौरन बाद मोदी वहां पहुंच गए थे, लेकिन मणिपुर नहीं गए मोदी। क्या अब ऐसा लगता है कि मोदी के मणिपुर जाने का भी वक्त आ गया है? देखिए, ऐसे मोदी जी को बहुत जगह जाना पड़ेगा। आप याद कीजिए कि बांग्लादेश में जब मंतुआ लोगों के पास तक मिलने के लिए चले गए थे, और इस समय जो है याद होगा कि जब वो पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, और जो मंतुआ समुदाय को प्रभावित करने के लिए, और जिनका एक बड़ा हिस्सा जो है बांग्लादेश में रहता था, तो उन्होंने अपना कार्यक्रम भी वहां करवा लिया था और वहां मंतुआ समुदाय से भी मिले थे, ताकि वो अपने रिश्तेदारों को पश्चिम बंगाल में बता सकें कि भाई भारतीय जनता पार्टी को आपको वोट देना है। तो मोदी जी के साथ सबसे बड़ी देखिए दिक्कत क्या है, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा काम किया है। मैनेजमेंट में मूल रूप से जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, मतलब मूल रूप से जैसे हमारे मोदी जी जो है, उनके बाकी के काम नहीं रहते। ये नहीं कि आप जाके खुद ही काम कीजिए या खुद ही फाइलें बनाइए या खुद ही कीजिए। उसके मूल रूप से 2 काम होते हैं। पहला होता है कम्युनिकेट करना, संवाद करना, और दूसरा होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होती है उसको मेंटेन करना। मैं कंपनी के लिहाज से बोलूं तो आपके जिन लोगों से स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, इन लोगों से आप संवाद कीजिए और उनसे संपर्क बढ़ाइए। इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कोई दूसरा काम नहीं होता। दुर्भाग्य से मोदी जी अब तक नहीं जान पाए हैं 11 वर्षों में कि प्रधानमंत्री का काम क्या होता है। प्रधानमंत्री का काम बैठ के वहां राजनीति करना नहीं होता है। उसके लिए अमित शाह बहुत हैं, या भारतीय जनता पार्टी का जो आपने अध्यक्ष जिसे बनाया है वो पर्याप्त है, वो दोनों मिलकर कर लेंगे।
आपका काम है लोगों के साथ संपर्क बनाना, कम्युनिकेट करना, जिसको हम डाउन द लाइन कहते हैं। नीचे तक जाइए, आप जनता से मिलिए, जनता बड़ी खुश होती है। भाई राहुल गांधी के पास कोई ताकत नहीं है, राहुल गांधी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं कर सकते, निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन क्यों जाकर उनसे भी मिलकर बहुत सारे लोग बड़ा रिलीफ महसूस करते हैं। उन्हें लगता है चलिए हमने अपनी समस्या जो है वो बता तो दी कम से कम, चाहे वो मोची से अगर मिलते हैं या किसी बढ़ई से मिलते हैं, ये छात्रों से मिलते हैं, मुखर्जी नगर में जाके जो कोचिंग ले रहे हैं बच्चे उनसे मिलते हैं, उसके बाद जो डिलीवरी बॉय से मिलते हैं। इसमें से ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिसकी समस्याओं का या लोको पायलट की है, उनकी समस्याओं का हल जो है वो राहुल गांधी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी लोग राहुल गांधी के पास जाते हैं। मनु भाकर का ही उदाहरण लीजिए, मनु भाकर जो है वो जाती हैं राहुल गांधी के पास। भाई उन्हें अगर कोई पुरस्कार मिलना है, उन्हें कोई नौकरी मिलनी है, कुछ होना है तो मोदी जी देंगे, वो राहुल गांधी नहीं देंगे। राहुल गांधी ने बड़े जबरदस्त तरीके से स्थानापन्न कर दिया है, एक तरह से हटा दिया है मोदी जी को उनके नैतिक जो उनका जो स्थिति थी, उनका जो स्थान था, नैतिक स्थान था, मनोबल का जो स्थान था कि क्यों लोग मेरे पास आते हैं, किसके पास नहीं जाते, ये तय करता है कि नैतिक बल किसका ज्यादा है। आज जो नैतिक बल है वो राहुल गांधी के साथ है। मणिपुर के लोग क्यों लिपट के रोते हैं राहुल गांधी से, क्यों बच्चे लिपट के रोते हैं, क्यों उनके पास अपनी समस्याएं बताते हैं, किस प्रकार से? तो इस प्रकार से जो है राहुल गांधी के पास सलूशन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम को सुनने का जो है उनके पास एक बहुत अच्छा कान है, जिसको हम कहते हैं ही इज ए गुड लिसनर। वो सुनते हैं, संवेदनशीलता के स्तर पर उतरते हैं। मोदी में इसका बड़ा अभाव है। हो सकता है किसी जमाने में जब वो कार्यकर्ता रहे हो तो उनका संबंध आरएसएस के कार्यकर्ता जैसे थे हो तो उस समय रहा होगा उनका संपर्क, लेकिन जैसे वो सत्ता में आते गए उन्हें वो अपना संपर्क बढ़ाना चाहिए था, खासकर इसलिए क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं, आपकी ये इच्छा है कि आप लंबे समय तक पीएम बने रहें। तो पीएम को तो आपको जो पीएम जो बनाया गया है वो तो जनता ने बनाया है, आप जनता से ही कट गए हैं। अब देखिए ये जो निर्णय है कि आज ये वायनाड इतने लंबे समय के बाद जा रहे हैं, तो चाहे तो राहुल गांधी की राजनीति को 1 मिनट में संसद में दिल्ली में बैठे बैठे खत्म कर सकते थे, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देते, लोग वाहवाही जो है वो मोदी जी की करते। राहुल गांधी चाहे कीचड़ में या पानी में रेनकोट पहन के भटकते रहते, कोई बात नहीं, मैदान कौन मार लेते? मोदी जी मार लेते। तो मोदी जी के पास मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार का एक सही सलाह देने वाले इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी जी ने अपने पास से सबको हटा दिया है। देश के जितने भी क्रूशियल डिसीजंस हैं जिसमें बहुत एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, विशेषज्ञों की जरूरत होती है, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है, उसमें भी मोदी जी ने सलाह लेना ही बंद कर दिया। नोटबंदी जैसा निर्णय, जीएसटी जैसा निर्णय, आप सोचे जिस पर पूरे देश की इकोनॉमी निर्भर करती थी, आपने ऐसे 2 डिसीजन ले लिए कि उसके बाद देश में बदहाली शुरू हो गई। इन चीजों पे भी जब आप किसी की सलाह नहीं लेते, लोगों के साथ नहीं बैठते, तो आप समझिए कि आपके पास सही निर्णय लेने, हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए मंत्रिमंडल बनाया जाता है, इसीलिए एक्सपर्ट्स होते हैं, इसलिए अलग अलग विभाग होते हैं, अधिकारी होते हैं। आपको अगर अकेले ही सरकार को चलाना है तो इतनी क्षमता माफ करे किसी के भी पास नहीं हो सकती। न नेहरू जी के पास थी, चाहे उनके पास पूरा ज्ञान था, न आधे से ज्यादा तानाशाह बन चुकी इंदिरा गांधी के पास था, किसी के भी पास इतनी ताकत नहीं थी, या बहुत बड़ा मैंडेट लेने के बाद भी राजीव गांधी के पास भी वैसी ताकत नहीं थी कि सारे निर्णय वो खुद ले लें। तो मोदी जी ने जब सारे निर्णय खुद ही लेने शुरू किए तो उनके पास अब कोई भी ये बताने वाला नहीं है कि मोदी जी आप वायनाड जाइए, वरना जो है वहां पे वाहवाही जो है, मैं अब राजनीतिक संदर्भों में भी बात कर रहा हूं कि अगर आपको राजनीतिक रूप से राहुल गांधी को हराना है तो आप पहले पहुंचे, आप जाइए मणिपुर। आपको मणिपुर जाने में क्या दिक्कत है? अब लंबा समय हो गया, अब वो जाएंगे। तो जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वायनाड में राहुल गांधी के जाने के कारण जो है वो मोदी गए हैं, हम फिर कल कहेंगे कि मणिपुर तो भाई राहुल गांधी आज से 6 महीना पहले जा चुके हैं, आप अब जा रहे हैं, तो ये बात तो निश्चित रूप से उठेगी। मोदी इस बात को निर्णय नहीं ले पाते, अक्सर उसमें वो राजनीति ले आते हैं। उन्हें ये भूल जाना चाहिए कि जितने भी राज्य हैं, और उन्हें जानना चाहिए इस बात को कि जितने भी राज्य हैं वो आपके ही हिस्से हैं, भारत के ही हिस्से हैं। आप प्रधानमंत्री किसी उस राज्य के ही नहीं है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या जहां पर आपका एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है। आपके लिए पूरा भारत एक है। दिक्कत होती है जहां भी लोगों को उम्मीद रहती है। आप याद कीजिए 2-3 घटनाएं मैं आपको छोटी सी बताता हूँ। पप्पू यादव जो अभी जो सांसद बने हैं पूर्णिया से, तो वहां पर आपको याद होगा कुछ समय पहले वहां पे बाढ़ आई थी बिहार में।
पप्पू यादव खुद ही जो है पानी में उतर के मदद करते लोगों को दिखे थे। आज तक हम उनको याद करते हैं। ममता बनर्जी कलकत्ता की सड़कों पर हवाई चप्पल पहने हुए वो अधिकारियों के साथ जाके बाढ़ का निरीक्षण कर रही हैं। लोग आपको अपने बीच में चाहते हैं। हवाई सर्वे तो कोई भी कर लेगा, और सही मायने में आप देखिए तो अब तो हवाई सर्वे का बहुत ज्यादा ऐसा उपयोग नहीं रह गया है। हवाई सर्वे से आप क्या कर लेंगे? वो सारी इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से वो सब आपके सामने है। और फिर मोदी जी तो स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए सड़कों का भ्रष्टाचार तक ढूंढ लाते हैं। वो तो बताते हैं कि मेरी सारी सड़कें, सारे ब्रिजेस जो हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी है, स्पेस टेक्नोलॉजी से उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी से आपको ये भी पता चल जाएगा कि वायनाड में कहां कहां क्या क्या दिक्कत है। हवाई सर्वे करने से संदेश ये जाता है कि इस देश का प्रधानमंत्री आपके दुख दर्द में आपके साथ है, वो देख रहा है, आपको एक तरह से संबल देना चाहता है। ये संदेश बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मोदी जी इस बात को नहीं समझते। ये वैसे ही है सर्वमित्रा जी की जैसे मैं अगर बीमार पड़ूं, आप मुझे देखने आना चाहें तो तब आ रही हैं कि जब मैं डिस्चार्ज होकर घर जा चुका हूं। ये लगभग वैसा ही है। वायनाड में रेस्क्यू का काम लगभग खत्म हो चुका है। सेना वापस जा चुकी है। वहां राष्ट्रीय आपदा के जो लोग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के जो लोग थे, वो भी लगभग लौट चुके हैं। जीवन धीरे धीरे वापस आ रहा है। किया उन्होंने, मैं ये नहीं कहता कि उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन और पहले जाना चाहिए था। राजनीतिक रूप से भी वो हार रहे हैं और उनकी इस हवाई यात्रा का बहुत ज्यादा कुछ जो है फायदा मिलता हमें नजर नहीं आ रहा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस बात को लेके वो ठोस कदम उठाएं और ऐसी घटनाएं न हो देश में। इसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम बनाएं, लेकिन इसके लिए आपको विशेषज्ञों को साथ में लेना पड़ेगा। सर्वमित्रा जी। जी बिल्कुल, मोदी जी जिस दिन एक अकेला सब पर भारी वाली मानसिकता को वो छोड़ देंगे, उस दिन से शायद वो लोगों से जुड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री होते हुए भी, जिसको वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन जनता उनको अपने बीच नहीं पाती है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी हैं, जिन्होंने जनता के साथ एक दर्द का रिश्ता, जिसको हम कह सकते हैं, वो कायम कर लिया है। मणिपुर से लेकर जम्मू कश्मीर और केरल तक हर जगह राहुल गांधी, और यहाँ तक कि यूपी में भी, जब अगर ये बात राजनीति की है तो उत्तर प्रदेश में अब जाके कांग्रेस थोड़ी मजबूत दिख रही है, लेकिन जब कांग्रेस कमजोर थी तब भी राहुल गांधी वहां पर हाथरस और उन्नाव और हर जगह भट्टा परसौल, हर जगह राहुल गांधी पहुंचे। राहुल गांधी ओडिशा भी गए, नियामगिरी के जंगलों में भी गए। हर जगह राहुल गांधी पहुंचते हैं जहां तक संभव हो पाता है। अब वो भी एकदम जिसको कहना चाहिए कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है या वो सर्वव्यापी नहीं है जो हर जगह वो पहुंच जाएंगे, लेकिन जहां तक उनसे कोशिश होती है, एक इंसान जितना कुछ कर सकता है वो राहुल गांधी अपनी हैसियत में रहकर करते हैं, और लोगों को उनकी यही बात अच्छी लगती है। दूसरी बात जो आपने कही कि वो एक अच्छे श्रोता हैं, तो वो लोगों के दुख दर्द को जिस तरह से साझा कर लेते हैं और उसको अपना बना लेते हैं, ये बात उनको इस समय के बाकी राजनेताओं से काफी अलग कर देती है। वायनाड पहुंचकर भी जब राहुल गांधी ने वहां के लोगों के दर्द को किस तरह से बयान किया, उसका एक बयान है राहुल गांधी का, उसको हम सुन लेते हैं दीपक जी। I feel how I had felt when my father died. That I've seen so many people. I remember what I felt when my father died, and here people have not just lost a father; they've lost the whole family, entire family, brother, sister, mother, father. So I know what I felt, and this is much worse than that. And it's not one person who's feeling it; it's thousands of people who are feeling it. So it's very, very sad, and I think we all owe these people respect, affection, and we should all be standing with them. And I'm very proud that a lot of people are standing with the people of Wayanad. In fact, the whole nation's attention is towards Wayanad. Look, I don't think this is the place or the time to talk about political issues. People here require help. So I think the time right now is to make sure that all the assistance comes. There are people here who are in shock. They need medical assistance. So I think those are the things we should be discussing. Let me finish. I'm not interested in politics right now. I'm interested in the people of Wayanad. I'm interested in them getting the best possible care, best possible protection, and being looked after for the future. I'd like to thank all the people who are working here, the doctors, the nurses, the administration, volunteers. I'm very proud of everyone who's working here, but it's very, very sad to see. And I'm sure
that the whole nation is going to help the people of Wayanad. Thank you very much. दीपक जी, राहुल गांधी यहाँ जिस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जम्मू कश्मीर का जो भारत जोड़ो यात्रा के समापन का भाषण भी आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि ठीक है, मेरी जो शर्ट है वो सफेद से लाल हो जाएगी। वहां भी उन्होंने ये बता दिया था, फोन का जिक्र करके उन्होंने बताया था कि कैसे जब फोन आता है आर्मी पर्सनल्स के पास, मतलब जो सैनिकों के घरों में, तो वो कितना कई बार डरावना होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसका क्या मतलब होता है। यहाँ भी उन्होंने अपने पिता की मौत का याद किया, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये बोला कि इन लोगों का दर्द मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इन्होंने पूरे परिवार को खोया है। और साथ ही ये स्पष्ट कर दिया कि मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया। राहुल गांधी ने सीधे अपने साफ शब्दों में बीजेपी को भी बता दिया कि ये जगह राजनीति की नहीं है, अगर बीजेपी वहां पर इस तरह की कोशिश कर रही थी। क्या फर्क देखते हैं आप राहुल की संवेदनशीलता और मोदी की संवेदनशीलता प्रकट करने के तरीकों में? दीपक जी। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के पास इस प्रकार के शब्दावली ही नहीं है। उसका कारण संभवतः ये होगा कि वो ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजरे हैं, और वैसे किसी को इस ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजारे तो सबसे अच्छा है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि बहुत कम उम्र में एक व्यक्ति के पिता का साया जो है उसके सर पर से चला जाना, वो कितना दुखदाई होता है। लेकिन असली बात ये होती है कि जिसको हम कहते हैं कि अपने दुखों को भी आप जो है उसका एक तरह से उसको यूनिवर्सल बना देना, उसको दूसरे के साथ जोड़ना, यही सबसे अच्छी बात होती है। आपके पर्सनल दुख कुछ हो सकते हैं, जब आप राजनीति में हैं तो आपके दुखों से भी बड़ा जो होता है वो जनता का दुख हो जाता है। मोदी अक्सर अपने गरीबी की बात करते हैं, अक्सर बताते हैं कि मैं छोटी जाति का था, इसलिए मुझे गालियां पड़ती हैं, ये है वो, कई तरह की बातें करते हैं। वो भी ये भी बताते हैं कि मेरी माँ जो है वो, मैं हालांकि थोड़ा सा पर्सनल हो रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ चूंकि पब्लिक डोमेन में है इसलिए इसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो लेकिन असली बात यह है कि आप लोग, इस देश में सैकड़ों लोग हैं, लाखों लोग होंगे शायद, जिनकी माताएं जो हैं वो घरों में काम करके जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है। आपने उनके लिए क्या किया है? आप गरीबी आपने देखी है अगर आप कहते हैं, तो आप लाखों करोड़ों गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, ये असली बात होती है। कुछ समय तो ये चीजें आपको प्रभावित कर सकती है, लेकिन एक समय बीत जाने के बाद जनता इस बात को पहचानने लगती है कि कौन वाकई संवेदनशील है और कौन संवेदनशील होने का दिखावा कर रहा है। देखिए, दलितों के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन दलितों के घर में जाना, ऐसे वक्त में जाना जब वो संकट में हो, और दूसरा उन दलितों को बुला के उनके पैर धोना, फोटो खिंचवाना और उसको अखबारों में और टीवी के जरिए प्रकाशित और प्रसारित करवाना, ये एक अलग बात है। आप अपने कुछ लोगों के बीच जो है उसका असर डाल सकते हैं। हो सकता है कि जो आपके बहुत नजदीकी हैं, आपके पार्टी वर्कर्स हैं, आपके वोटर्स हैं, वो किंचित प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उसका, जिसको हम कहते हैं कि एवर लास्टिंग इफेक्ट जो है, हमेशा के लिए उसका प्रभाव वो नहीं होगा कभी भी। कुछ समय के बाद लोग उसको भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप उसी तरह का कोई दूसरा नाटक करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जिस प्रकार से, देखिए, आप अगर उनके पिछली 2 यात्राएं जो हैं, कोई भी व्यक्ति जिसने उस यात्राओं के दौरान उनके वीडियो और उनके फोटोग्राफ्स देखे हैं राहुल गांधी के, तो असंख्य विजुअल्स आपके आंखों के सामने घूम जाएंगे। कभी वो बरसते पानी में भाषण दे रहे टोपी लगाए हुए, कहीं वो बड़ी दाढ़ी के साथ करें, कहीं पे आपको ये याद होगा एक बच्ची पीछे से आई, उसको उसने गले लगा दिया बच्ची ने, तो बच्ची एक तरह से ऑलमोस्ट रो रही है। ऐसे कई तरह के सड़कों पे खड़े हुए कई लोग हैं, वो दौड़ के आते हैं, राहुल गांधी से लिपटते हैं, या वो सब्जी मंडी जाते हैं, वहां लोगों से बात कर रहे हैं, चौराहे पे बैठ रहे हैं। उसका कारण यह है कि वो वास्तविक रूप से वो उन लोगों से जाके जुड़ रहे हैं, और संवेदना के स्तर पर जब मनुष्य का मनुष्य से जुड़ाव होता है तो वो स्थायी हो जाता है। आप अगर केवल राजनीतिक कारणों से ये देखकर कि ये कौन से क्षेत्र का आदमी है, ये कौन से राज्य का है, उस राज्य में मेरी पार्टी की सरकार है या नहीं है, ये मेरा वोटर बनेगा नहीं बनेगा, इन सबका हिसाब लगा के अगर आप इंसान से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो वो रिश्ता कोई बहुत लंबा नहीं चलता है। लंबा रिश्ता वो होता है, अब राहुल गांधी जैसे मैंने कहा, वो तो सत्ता में कायदे से नहीं है, वो तो अपोजिशन में है, वो किसी को कुछ डिलीवर करने की स्थिति में नहीं है, वो केवल दुख दर्द को सुन ही सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, और आश्वासन ही दे सकते हैं कि संसद में मैं बात उठाऊंगा। लेकिन संसद में बात उठाना भी इतना आसान नहीं रहता। आपको, हमें पता है कि उसकी बड़ी एक प्रक्रिया होती है, अक्सर आपके सवाल नहीं लगते, ज्यादातर सवालों के जवाब जो है वो उसके पहले ही संसद ही खत्म हो जाती है, जैसे इस बार हुआ। लाखों सवाल जो होते हैं वो वैसे के वैसे पड़े रह जाते हैं, और वो शून्यकाल में या प्रश्नकाल में आते तक नहीं सामने, मंत्री के उसके जवाब तक नहीं होते।
बहुत सारे लोगों के दुख दर्द उनका वो आश्वासन देते हैं राहुल के, ठीक है मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मेरा केवल यही कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी तो उन दुख दर्दों को दूर करने की स्थिति में है, आपके पास पावर है, इसके बाद भी अगर आप नहीं जाते तो एक सुनहरा मौका भी मोदी साहब खो रहे हैं उन लोगों से कट कर। तो मुझे यूं लग रहा है कि राहुल गांधी ने ये जो नीति अपनाई है कि आप जनता के बीच जाइए, उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, तो मोदी उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, उस मोड़ पर खड़े हो गए हैं कि अब चाहकर भी राहुल के पीछे नहीं जा सकते। राहुल गांधी जहां जहां गए हैं, ठीक है वायनाड तो एक सुविधाजनक स्थिति है, वायनाड में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, ये हुआ, हवाई सर्वे करके आ गए। आप मणिपुर जाके दिखाइए, आप सब्जी मंडी जाके दिखाइए, आप उस मोची के पास बैठ के दिखाइए, आप उसके बाद जो मुखर्जी नगर में जो छात्र बहुत सारी तकलीफों के बीच बैठकर बेचारे पढ़ रहे हैं, वहां जाकर दिखाइए। मोदी जी आखिर कहां कहां जाएंगे? तो ये बात आपने बहुत सही लिखी है कि राहुल ने मोदी को ऐसी राजनीति में फंसा दिया है। 10 साल पहले ऐसा लगता था कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीति का एक तरह से उनका जो प्रारूप है, उस प्रारूप में कांग्रेस हमें फंसी नजर आ रही थी। आज ठीक उल्टा हो रहा है। लेकिन फर्क यह है कि पहले जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो थी और अभी भी वो नकारात्मक थी, और इस समय कांग्रेस और राहुल गांधी की जो राजनीति है वो सकारात्मक है। वो सत्ता पाने के लिए कोई राजनीति नहीं है, वो केवल इंसान का दुख दर्द सुनने और उसको दूर करने की कोशिश की राजनीति है। और मैं अक्सर इसे राजनीति नहीं करता, मैं इसे लोकनीति करता हूं। किसी भी नेता का यही काम है, आप सत्ता में रहे चाहे न रहे, लेकिन लोगों से आप जुड़िए तो आगे जो है कुछ बात बनती नजर आती है। और यही कारण है कि मोदी जी कहते थे कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस की जो सदस्य संख्या है लोकसभा में, वो युवराज शहजादे मतलब राहुल गांधी की उम्र की आधी रह जाएगी। मतलब इस हिसाब से 25-26 के आसपास मान रहे थे मोदी जी, लेकिन डबल हो गई, 100 तक पहुंच गए ऑलमोस्ट। तो उसका क्या कारण है? मोदी जी को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इसके पीछे कोई कांग्रेस की अपनी ताकत नहीं है। कांग्रेस की केवल ताकत यही है कि उसने इस देश की जनता को अपने साथ संवेदना के स्तर पर जोड़ा है। ये जो अनुभूतियां जो है, लोगों से मिलना जुलना, उनके दुख दर्दों को सुनना, लोगों को गले लगाना, अग्निवीर कोई शहीद होता है तो उसके घर में जाना, फिर ये मांग करना कि अग्निवीर को भी शहीद का दर्जा दिया जाए, एक जैसी पेंशन दी जाए, एक जैसी सुविधाएं दी जाए। ये सारी चीजें आप जनता के बीच जाएंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप केवल अमित शाह और राजनाथ, अब मुझे पता नहीं राजनाथ सिंह भी उनके साथ है या नहीं है, लेकिन अमित शाह या 2-4 अजीत डोभाल और 2-4 लोगों के मंत्री, 2-4 अधिकारियों के साथ मिलकर अगर आप काम करेंगे तो ऐसा ही होगा, आप हर जगह बहुत देर से पहुंचते जाएंगे। तरुण मित्रा जी। जी बिल्कुल, मुझे आपकी बात सुनकर राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाली उपमा याद आ रही है दीपक जी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि देश इसमें फंस गया, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है आज की स्थिति में कि मोदी इसमें फंस गए, क्योंकि उनके आसपास के जो लोग हैं उनके कारण मोदी जो है जनता से पूरी तरह से कटे हुए हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कि जनता के दुख दर्द, उनकी उम्मीदें, उसकी आशाएं क्या हैं। आज पहुंचे हैं मोदी वायनाड, तो अब लोगों की ये मांग उठने लगी है कि उनको मणिपुर भी आना चाहिए। और जहां कहीं भी भगवान न करे इस तरह की कोई घटना किसी देश के दूसरे हिस्से में हो, लेकिन क्योंकि जीवन है तो घटनाएं होंगी, दुर्घटनाएं होंगी, आपदाएं आएंगी, लेकिन ऐसे में एक सरकार से यही उम्मीद की जा सकती है कि जब भी कुछ ऐसा हो तो उसके जनता के बीच पहुंचने वाला सबसे पहले सरकार से ही कोई नुमाइंदा हो, प्रधानमंत्री हो या उनके लोग हो। लेकिन वायनाड के मामले में ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पहले पहुंच गए, मुख्यमंत्री तो वहां के थे ही, आज पहुंचे हैं मोदी। तो अब देखना होगा कि मोदी आज जब पहुंचते हैं तो उसके बाद अभी इन पंक्तियों का मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तब तक तो ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है कि मोदी ने देखकर ये कहा हो कि मैं इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करता हूं। वो करें न करें अभी ये उनके ऊपर है, क्योंकि ये उनका अधिकार है। लेकिन हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जनता का जो दर्द है, जो दुख है, उसको मोदी को समझना चाहिए। और राहुल फिलहाल मोदी को इसी राह पर ले आए हैं, इसीलिए हम लिख रहे हैं कि राहुल ने मोदी को फंसा लिया। इस बात को किसी नेगेटिव सेंस में, नकारात्मक संदर्भ में इसको नहीं पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, बल्कि इसको एक सकारात्मक लिहाज से अगर हम देखें तो अब राहुल गांधी की जो मोहब्बत की जो राजनीति है, नफरत की दुकान में मोहब्बत का बाजार या नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी खोलने चले थे, आज मोदी को उसी मोहब्बत की दुकान का मेरा ख्याल है उसमें उनको एंटर होना पड़ा है। देखते हैं आगे और कहां तक मोदी जाते हैं राहुल के नक्शे कदमों पर चलते हुए। तो दीपक जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।